हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे 2024 के प्रीलिम्स पेपर के पार्ट 3 की। बाकी के हमने 2 पार्ट्स आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें, हम आपकी यूपीपीसीएस अनादर्श प्रीलिम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी लगभग लाइव हो चुकी है आपकी वेबसाइट पर। इसका जो प्राइस है वो 599 है, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो हमारे 100 लोग रहेंगे उनके लिए ये सीरीज पूरी तरह से दोस्तों फ्री है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 100 लोग जो लोग यहाँ को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, वो लोग कर सकते हैं। लगभग 20 सीटें अभी खाली हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा FREE100। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, वहाँ पर आपको अनादर्श प्रीलिम सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको ऐड टू कार्ड क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप कार्ड में क्लिक करेंगे तब आपको ये कूपन उसमें लगा देना है। कूपन लगाने के बाद प्राइस आपका 0 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। फिर दोस्तों आपको नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको डाउनलोड करनी है एक पीडीएफ को आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तब आप उसके माध्यम से आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिएगा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया है बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सूत्र क्या है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास 4 दिए हैं। देखो, उसका जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका जो सूत्र है वो NaHCO3 है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी जो ऐसे कि K2CO3 का भी आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए, KHCO3 का भी पता होना चाहिए और Na2CO3 का तो पता ही होना चाहिए। बाकी NaHCO3 का यूज हम जो है भोजन को फुलाने में करते हैं, जैसे बेसन वगैरह में इसको हमें जब बनाना होता है तो हम डाल देते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें दोस्तों पूछा है इन्होंने CPR से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, कार्डियो पल्मोनरी संशोधन, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियो प्रोग्राम बचाव, कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन। तो जैसा कि आप इसको अगर देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन से भी आपको दिख रहा होगा कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। ठीक है, CPR में दोस्तों चेस्ट पर जो है एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखकर इसको दबाया जाता है, जिससे कि जो सांस है, जब किसी व्यक्ति की धड़कन रुक जाती है तो दोस्तों वहाँ पर जो है हम यहाँ पर हाथ से दबाव डालते हैं छाती पर, जिससे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है मस्तिष्क और हृदय पर। ठीक है, तो ये CPR से क्या तात्पर्य है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने हेपेटिक पोर्टल सिरा, कार्डियक सिरा, चौथा ऑप्शन दिया है सिस्टिक सिरा, तीसरा ऑप्शन दिया है पल्मोनरी सिरा। देखो, वो मैक्सिमम जो सिराएँ हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजनहीन रक्त वहन करती हैं, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी सिरा है ये आपकी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो सभी सिराएँ हैं वो लगभग ऑक्सीजनहीन यहाँ पर रक्त जो है हृदय की ओर ले जाती हैं, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी सिरा है ये जो है आपकी दोस्तों ये आपकी अपवाद के रूप में जो है ऑक्सीजन युक्त लेकर जो है यहाँ पर जाती है फेफड़ों से हृदय तक। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। इसमें उन्होंने मधुमेह के बारे में पूछा है कि मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है वह किससे संबंध होता है। तो मधुमेह के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन अग्नाशय से, दूसरा ऑप्शन यकृत से, तीसरा ऑप्शन वृक्क से, चौथा ऑप्शन आपका पित्ताशय से। तो मधुमेह के बारे में आपको बता दें कि मधुमेह जो संबंध होता है वो आपका पेनक्रियास मतलब अग्नाशय से संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अग्नाशय की दोस्तों बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं। देखो, जैसे ही इंसुलिन में कमी आती है तो यहाँ पर क्या है, शर्करा बढ़ जाती है और जिससे यहाँ पर डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी इन्होंने पूछा है क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स का है। इसमें इन्होंने पूछ लिया है फार्मूले के बारे में बताना कि अगर कोई बस है वो एक आधी दूरी जो आपकी है उसको तय करती है V1 गति से, उसके बाद जो आधी दूरी यहाँ पर तय करती है वो यहाँ पर करती है V2 गति से। उसके बाद में बताना है आपको यहाँ से लेकर एंड तक की इसकी जो है औसत गति क्या थी। तो इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसमें क्या है ना, इसमें जो आपकी V1 गति रहती है और V2 गति रहती है, इसमें हम जो है 2 गुणा V1 गुणा V2 कर देते हैं, बटे में यहाँ पर V1 प्लस V2 कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर मेरा D निकल के आ जाता है। ये फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली दूरी है इन्होंने V1 मान ली, दूसरी दूरी यहाँ पर V2 मान ली। अब हमें यहाँ से लेकर पूरी यात्रा का जो है औसत यहाँ पर गति निकालना है। तो यहाँ पर आपको निकालने का फार्मूला है 2V1 बटे V1 प्लस V2 यहाँ पर फार्मूला होता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन दोस्तों ये विभिन्न गतियों के लिए फार्मूला यूज किया जाता है, जब यहाँ पर दो विभिन्न गतियाँ हों, ठीक है, तब उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। बाकी बताना है हमें, भूमि पर रहने वाले जो पौधे हैं और जो जानवर हैं उनको हम क्या कहते हैं। बायोटिक मतलब जैविक, तो मतलब जितने भी जीवित हैं जैसे आपके जीव जंतु वगैरह वो आपके जैविक कहलाएंगे। जैविक मतलब जो स्थलीय निवासी आपके स्थल पर निवास करते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अजैविक मतलब वो होते हैं जिनमें सांस नहीं होती है, निर्जीव होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, पानी, जल, ये सब क्या है, अजैविक है। जलीय निवासी जो जल में निवास करते हैं, जैसे आपकी मछली वगैरह, ये सब हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। स्थलीय जो क्या है, जो पौधे और जानवर जो हैं भूमि पर रहते हैं। जलीय हमने बता दिया है, जीवन में जो पानी में रहते हैं। जैविक क्या है, जितने भी जीवित घटक हैं, जीवित हैं, उनको हम जैविक कहते हैं। फिर देखो अजैविक क्या है, जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, इनमें क्या है, इनमें ये सांस नहीं लेते हैं, ये अजैविक हैं। ओके, अब बताना है आपको, जहाँ पर गर्दन जो है सिर से मिलती है उसके बारे में बताना है। वह जोड़ जहाँ पर गर्दन सिर से मिलती है। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने बाल सॉकेट जोड़, दूसरा ऑप्शन दिया हिप जोड़, तीसरा ऑप्शन दिया पिवोटल जोड़, चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने सैडल जोड़। दोस्तों यहाँ पर देखो गर्दन की बात इन्होंने पूछी है और जो सिर की बात की है, ठीक है। तो गर्दन और सिर की बात करेंगे तो ये जो आपका जोड़ होता है इसको हम कहते हैं पिवोटल जोड़। तो राइट आंसर मेरा जो है यहाँ पर सी निकल के आएगा, ठीक है। तो पिवोटल जोड़ जो होता है वो यहाँ पर सिर और गर्दन को जोड़ने का काम करता है। ये सिर है और ये आपका गर्दन है, ये बीच में आपका पिवोटल जोड़ होता है। ये सिर को जो है दाएं और बाएं घुमाने का कार्य करता है, उसमें सहायता करता है। बाकी अगर हम बाल और सॉकेट की जोड़ की बात करेंगे तो ये आपका कंधे पर होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सैडल जोड़ होता है वो आपका अंगूठे के नीचे पाया जाता है, ये दो दिशाओं में गति करता है। हिप जोड़ की बात करेंगे तो ये आगे पीछे गति करता है और इस जैसे घुटना है, कोहनी है, यहाँ पर हिप जोड़ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि दूध के बारे में बताना है आपको कि दूध जो है किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने इमल्सन, दूसरा ऑप्शन दिया है एरोसोल, तीसरा ऑप्शन दिया है सोल, चौथा ऑप्शन दिया है फोम। देखो दूध जो उदाहरण है वो दोस्तों आपका इमल्सन का उदाहरण है और इसमें जो है आपको बता दें सूक्ष्म बूंदें बसाकी बिखरी हुई होती हैं इमल्सन में। बाकी एरोसोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या है गैस में द्रव और गैस होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। R21 मेट्रिक सीएम क्या है ये आपको बताना है। देखो R21 मेट्रिक सीएम जो है आपको बता दें मलेरिया के खिलाफ दोस्तों ये टीका है और ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर इसका विकास किया गया है। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें हमें बताना है कि केवल इनपुट उपकरण जो है इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हमें बताना है। देखो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों। इनपुट डिवाइस जो है वो दोस्तों आपका डेटा जो है अंदर भेजता है, ठीक है, डेटा जो है। वहीं दोस्तों अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइसेस आपके परिणाम दिखाते हैं। तो डेटा आपका माउस अंदर भेज देता है, ठीक है। कीबोर्ड जो है वो भी आपका डेटा अंदर भेजता है। अगर आप ए पर क्लिक करेंगे तो अंदर आपका किया जाएगा। स्कैनर, अगर आप स्कैनर पर फिंगर लगाएंगे, स्कैन करेंगे किसी चीज़ को तो वो आपका अंदर जाएगा। तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। बाकी मॉनिटर है, ये आपका प्रोजेक्टर है, ये कहीं ना कहीं हमें जो है परिणाम दिखाते हैं, ओके। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया इन्होंने कि कंप्यूटर स्मृति का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति जब समाप्त हो जाती है उसके बाद भी जो है नॉन वोलेटाइल रहता है, ठीक है, अविनाशी रहता है। जैसे रोम, रैम, रीम और आपका इनमें से कोई नहीं। देखो आपका जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, ठीक है, ये रीडिंग का काम करता है। रोम की बात करेंगे दोस्तों, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। ये दोस्तों अगर लाइट बिजली चली जाती है तो ये आपका डेटा सेव रखता है, ये रीड का काम करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप रीड ओनली मेमोरी जो है ये जब लाइट चली जाती है इसमें डेटा जो है हमारा सेव रहता है। भाई रैम दोस्तों जैसे ही बिजली जाएगी यहाँ पर डेटा जो है आपका मिट जाता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध हमें बताने हैं। फार्मूला पढ़ा होगा आपने तो इसमें तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी निकल के आ जाएगा। सी कहाँ, बी आएगा, सॉरी ये बी वाला आएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसमें बताना है हमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत इसमें हमें बताना है। जैसे कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, सही है।
जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो वंशानुक्रम के लिए सूचनाएं सुरक्षित करते हैं, ये भी सही है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही है। फिर उन्होंने बताया किसी कोशिका का नाभिक जो है कोशिकीय विभाजन प्रजनन में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये गलत है। दोस्तों यहाँ पर जो कोशिका किसी भी कोशिका का नाभिक है वो यहाँ पर प्रजनन में भूमिका निभाता है, तो इसमें हमसे गलत पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। नाउ अब इसमें कुछ विटामिन दिए गए हैं और कुछ रोग दिए गए हैं, उनके बारे में हमें बताना है। जैसे विटामिन ए, आपको पता है विटामिन ए की कमी से अंधेपन का रोग हो जाता है, तो देखना है पहले का दूसरा। फिर विटामिन बी1 की बात करेंगे तो विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बेरी का रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से आप सभी को पता है स्कर्वी का रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। तो राइट आंसर मेरा जो है डी निकल के आएगा, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको बताएं इस क्वेश्चन में हमें विचार करना है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो सीधी सी बात है, वैज्ञानिक जांच जो होती है वो व्यवहारिक आदर्शों के प्रति जो है निर्भर उस पर करती है, सही है। विज्ञान में ईमानदारी जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये तो सही है। अगर ईमानदारी नहीं करेंगे तो काम इसमें चलेगा ही नहीं, तो दोनों इसमें जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें जैविक अनुक्रम जो है आपको बायोटिक सीक्वेंस में से आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें इन्होंने क्रम दिया है, उसमें हमें सही क्रम बताना है कौन सा है। जैसे प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, स्थापना, स्थापना, प्रवास, स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, स्थापना, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। देखो इसमें दोस्तों, इसमें सही क्रम जो है, जैसे कोई भी चीज़ है पहले प्रवास करेगी, फिर उसके बाद स्थापना होगी, फिर दोस्तों प्रक्रिया होगी कहीं ना कहीं जिसका ये प्रभाव बात पर्यावरण पर देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर स्थिरीकरण होगा। तो राइट आंसर मेरा ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रवास मतलब माइग्रेशन, मतलब जीवों का आगमन होता है। उसके बाद दोस्तों ये नए स्थान पर बसते हैं, फिर प्रतिक्रिया जब करते हैं रिएक्शन, तो उसका प्रभाव सीधी सी बात है पर्यावरण पर पड़ेगा। और स्थिरीकरण ये मतलब अंतिम संतुलित अवस्था होती है। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए। रीजन्स दिए गए हैं, विकथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताना। इन्होंने बताया है सापेक्षिक आर्द्रता जो है वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जो है यहाँ पर घट जाती है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है घट जाती है तापमान में वृद्धि के साथ। फिर उन्होंने बताया है कि बाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, उसमें जब वृद्धि होती है तो इस रीजन की वजह से क्या ऐसा होता है। तो दोस्तों ये देखो, आपका जो बाष्पीकरण में जब वृद्धि होती है तो इसमें जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जब इसमें वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो है सापेक्षिक आर्द्रता में जो है उसके तापमान में जब वृद्धि होती है तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है घट जाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो यहाँ पर सही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं दोस्तों अपनी आपस में अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन इनका इससे कोई लिंक नहीं है, इसलिए ये व्याख्या इसकी जो है सही नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुछ जोन दिए गए हैं, हमें फिर उनके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे हेलोक्लाइन के बारे में बताना है आपको, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इकोक्लाइन और आपका पिक्नोक्लाइन के बारे में हमें बताना। जैसे हेलोक्लाइन दोस्तों है वो आपका लवणता से संबंधित है। ठीक है, तो पहले का चौथा हो जाएगा, हालांकि इसमें जो है मिसप्रिंट हो गया है। थर्मोक्लाइन की बात करेंगे तो ये आपका टेम्परेचर से संबंधित होता है। इकोक्लाइन जैसे आप देख पा रहे हैं, इको मतलब पर्यावरण, जो प्रजातियों का क्रमिक परिवर्तन है उसकी बात कर रहा है। और आपका पिक्नोक्लाइन की बात करेंगे तो ये घनत्व की बात कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें आपको अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और Na2 जो गैसें हैं वो वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। ये तो आपको पता ही है, आपने तो बेसिक साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो CO2 है, SO2 है, NO2 है, वो आपकी जो है गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और इसके कारण अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती हैं। रीजन इन्होंने बताया है कि जो वायुमंडलीय वायु कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, इन जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण जो है प्रदूषित होता है वायुमंडल। तो ये बात सही है। ये जो है दोस्तों आपकी CO2, SO2, NO2 है, इन गैसों में क्या है उच्च सांद्रता के कारण जो है यहाँ पर प्रदूषित होती हैं और जब ये गैसें जो हैं आपकी वर्षा जल में घुल जाती हैं तो अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है,
ये आपकी गैसें निकलती हैं फैक्ट्रियों से, ये जब गैसें निकलती हैं और जब मिल जाती हैं वर्षा के साथ, तो इससे आपकी जो है अम्लीय वर्षा यहाँ पर होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने सतत विकास के बारे में बताना है कि इसकी अवधारणा जो है वो ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बन गया। मतलब जो सतत विकास की जो अवधारणा है उसको यहाँ पर ब्रिटलैंड रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। फिर इन्होंने कारण दिया है कि ब्रिटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है। देखो ये तो आपका सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटलैंड रिपोर्ट है उसको द लिमिट टू ग्रोथ के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि इसको जाना जाता है अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसको जाना जाता है अवर कॉमन फ्यूचर के रूप में जाना जाता है। बाकी दोस्तों जो द लिमिट टू ग्रोथ है वो आपकी दूसरे से संबंधित है। ये आपकी जो है क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों हमें बताना है अंतर सरकारी पैनल और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के संबंध में किस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने क्रमिक और सीमित जो कटौतियाँ हैं वो पर्याप्त हैं, गहरी तीव्र और निरंतर कटौतियाँ आवश्यक है। देखो यहाँ पर जो है ना जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में जो विकास पर जोर देता है, इसमें देखो गहरी तीव्र और निरंतर जो कटौतियाँ हैं वो तो आवश्यक हैं, लेकिन जो क्रमिक और सीमित कटौतियाँ हैं वो यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर मेरा केवल 2 निकल के आएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें हमें फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कालानुक्रम को। ठीक है, इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, और राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में बता। देखो इसमें आपको बता दें ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रैल वाले ये मतलब जो दिवस हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आपका जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 7 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, फिर आपका जो मनाया जाता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस, और ये आपका जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। क्रम में लगाना तो 5 अप्रैल पहले आएगा, फिर आपका 7 अप्रैल आएगा, यानी कि पहला, तीसरा, फिर आपका दूसरा, चौथा। तो ये आएगा आपका डी ऑप्शन में, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है दिवस के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। उच्च से निम्न क्रम में हमें जो है पौधों की प्रजातियों का सही क्रम लगाना है। पहला ऑप्शन दिया है पादप संघ वर्ण गण वर्ण वर्ग पादप जगत संघ गण, फिर इन्होंने दिया है वर्ग संघ गण पादप जगत, फिर गण वर्ग संघ पादप जगत। देखो अगर हम सही क्रम की बात करेंगे उच्च से निम्न की ओर, तो इसमें जो आएगा पादप जगत, फिर आएगा संघ, फिर वर्ग, फिर गण, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि जगत है जो आपका, ये आपका सबसे बड़ा स्तर है, इसके बाद जो आपका संघ विभाग, फिर वर्ग गण, फिर परिवार, फिर पंथ, फिर प्रजाति। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना है सही नहीं है, यानी गलत ऑप्शन बताना है कौन सा है। इन्होंने पूछ लिया है कि यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये बात सही है कि ये संसाधनों का जैसे समान वितरण हो जाएगा तो जो एकल प्रजाति है उसका प्रभुत्व जो है न्यूनतम हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि पारिस्थितिक विकास में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, देखो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर संसाधन पर्याप्त जो है दोस्तों, तो प्रजातियों की संख्या कम नहीं होकर बल्कि संख्या यहाँ पर बढ़ती है। तो ये आपको जो यहाँ पर जो है पता होना चाहिए। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा वो मेरा बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो संसाधन पर्याप्त है तो संख्या बढ़ेगी, ना कि संख्या घटेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये हमारा 2024 का जो पेपर है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में कराया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। किसी भी पेपर को हम हल कराते हैं तो 3 पार्ट्स में कराते हैं, 50-50 क्वेश्चन उठा लेते हैं, और इसमें हम करंट अफेयर को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हर साल दोस्तों आपका करंट अफेयर बदल जाता है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आदर्श प्रीलिम सीरीज, ये आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम 6 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शामिल होने वाली है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। और दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया इसका प्राइस 599 है, लेकिन ये दोस्तों आपके पहले जो 600 छात्र रहेंगे उनके लिए फ्री है। कैसे ज्वाइन करना है इसको आपको जो है
वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अनादर्स प्रीलिम सीरीज़ को ऐड टू कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है इस पर विजिट कर सकते हैं कूपन लगाकर। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस PDF के माध्यम से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।